Yeah, so hi everyone, I'm Vaibhav Sharma, and today we are starting with the hydrology. बहुत टाइम से था कि मैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं आफ्टर बीन ब्रेकिंग आउट सम ऑफ थिंग्स. सो बिफोर स्टार्टिंग द हाइड्रोलॉजी मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपसे चाहूँगा दैट यू हैव टू बी फुलफिल्ड ओवर देयर. आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, बेसिक एक्सपेक्ट इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे, बट आज का लेक्चर एक इंट्रोडक्शन होगा और बेसिक होगा कि आपको आगे किस तरह से मॉड्यूल चलेगा. पहली बात जो है वो है कंसिस्टेंसी. पहली बात तो ये है कि जो भी लोग ऑन एन एवरेज वीडियो देख रहे हैं वो रोज सारे लेक्चर्स को सिस्टमेटिक और सीरियल वाइज देखें. कुछ वीडियोस बीच में देखना फिर उनको छोड़ने से अच्छा ये है कि आप उनको बिल्कुल भी ना देखें. दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू. उसकी जगह पर आप कुछ वेब सीरीज और मूवीज देख सकते हैं. दैट विल बी मोर एंड मोर हाईली एंटरटेनमेंट फॉर यू एंड मोर टाइम सेविंग फॉर यू. अगली जो चीज है वो है डिसिप्लिन. सो आपको डिसिप्लिन रहना होगा थ्रू द टाइम. आपको टाइम पर आना है, लेक्चर देखना है. आपका अगर डाउट है यू कैन कमेंट ओवर देयर, यू कैन मैसेज मी एट टेलीग्राम ग्रुप, जो मैं आपको थोड़े टाइम बाद में आपको उसका लिंक दे दूंगा. और थर्ड इज द असाइनमेंट. जो भी असाइनमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिले थ्रू द गूगल फॉर्म्स, वो आपको रोज करना है एंड यू हैव टू सबमिट इट. ये प्रोसेस रोज चलेगा. 2 से 5 प्रॉब्लम आई थिंक हर दिन मैं दूंगा आपको एंड यू हैव टू बी सॉल्व देम. आफ्टर बीन सॉल्विंग यू हैव टू पोस्ट ओवर देयर. ये काम चलता रहेगा. आफ्टर दैट आई विल बी प्रोवाइड द सॉल्यूशन द ग्रुप. ठीक है, तो ये सारी कहानियां हैं जो आपके साथ चलती रहेंगी. और ग्रुप्स के लिए एक ग्रुप है गेट लर्न, यू कैन ज्वाइन ओवर इट. दिस इज अ ग्रुप ओवर विच ऑल द स्टडी रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल द कोर्स करिकुलम अपडेशन विल बी पोस्टेड ओवर हियर ओनली. ये लिंक वगैरह सब कुछ आपको बाद में मिल जाएगा. सो ये कहानी थी कुछ चीज़ों की बेसिक एस्पेक्ट की जो कि होने वाली है, जो कि मुझे आपसे रिक्वायरमेंट है जो चीज़ों के साथ चलते हुए. लाइक सब्सक्राइब ये सब वो सब, आई डोंट नीड एनीथिंग. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. जस्ट टेकिंग ओवर द थिंग्स, आई जस्ट टीचिंग ओवर हियर, दैट्स द ओनली थिंग आई वाज नीडेड. अब आते हैं बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज द हाइड्रोलॉजी. सो व्हाट इज द हाइड्रोलॉजी? हाइड्रोलॉजी इज बेसिकली द साइंस ऑफ वाटर. It is the science of water. It deals with the occurrence, circulation and distribution of water. Of earth. It is starting phase, so handwriting should be a little bit issue, but kindly compromise with it. So हाइड्रोलॉजी क्या है? हाइड्रोलॉजी एक साइंस है वाटर का, जो कि मोस्टली ये डील करता है इसके अकरेंस से लेकर, यानी कि अकरेंस का मतलब ये है कि वाटर आ कहाँ से रहा है, सर्कुलेशन, वाटर मूव किस तरह से कर रहा है, आने के बाद में उसका बिहेवियर कैसा है वापस से एटमॉस्फेयर में जाने को लेकर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और उसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है लैंड में, किस किस फेजेस में डिस्ट्रीब्यूशन है. लाइक सरफेस रन ऑफ कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है, डिप्रेशन स्टेज में कितना जा रहा है, ऑल ओवर द थिंग्स. ये पूरी स्टडी जो सब्जेक्ट के अंदर आती है, जिस साइंस के अंदर आती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी. मोस्टली हाइड्रोलॉजी कंसिस्ट करती है 2 तरह के पार्ट को, जो कि एक है साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी और एक है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी. मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी. हमारा पूरा पर्सपेक्टिव है या इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी. हमारा पूरा पर्सपेक्टिव है इसको लेकर, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को लेकर. हमें साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है. क्या है, क्यों है, किस तरह से प्रस्तुत करती है, हमें इससे मतलब नहीं है. तो ये हमारा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पूरा पैटर्न रहेगा पढ़ने को लेकर. अब अगला पॉइंट यही है कि इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी डील कैसे करती है, लाइक हाउ इट्स बीन डीलिंग आउट. सो engineering hydrology deals with, so there's the first point. ये किसके साथ डील करती है, I'm just telling out. estimation of the water resources.
आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ द थिंग्स। पहले मैं उनको एक बार लिख लेता हूँ, रिसोर्सेज। सेकेंड थिंग, द प्रोसेस and like precipitation, the runoff, evapotranspiration and the interaction. Study of precipitation, runoff, evapotranspiration and interaction. And third point is study of the problem like flood, drought, problems like drought, floods and their possible solution. So सारी कहानी क्या है, एक एक करके उठाते हैं। पहला है कि इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी डील किसके साथ करता है। पहला है एस्टिमेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। अब एस्टिमेशन का मतलब यह है, व्हाट डज इट मीन बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन और कैलकुलेशन में फर्क होता है। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग, वी आर एस्टिमेटिंग। इट मीन्स अप्रोक्सीमेशन इज बीन प्रोसेस्ड आउट, अप्रोक्सीमेशन साथ जुड़ा हुआ है। हम अप्रोक्सीमेटली ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है। Somehow it could be the rainfall, somehow it could be other point of precipitation, somehow it could be like the groundwater, somehow it could be like other kind of form of water। तो जो भी कुछ हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका हम एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टडी ऑफ प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इवेपोट्रांसपिरेशन एंड इट्स इंटरेक्शन। अब ये प्रेसिपिटेशन क्या है, रन ऑफ क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, एक एक करके पूरा डिटेल में समझेंगे। आगे आके पूरा हमारा एक चैप्टर बनेगा एंड वी विल फील एंड वी विल डिटेक्ट इन वेरी डिटेल की एक एक पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं थोड़ा आपको बता दूं, व्हाट डज इट मीन बाय प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जस्ट like a type of rainfall, we have been facing of the rainfall, that is a type of the precipitation का ही एक टाइप है rainfall। अगला है रन ऑफ। रन ऑफ, if these are the surface, this is the rainfall, ये एक rainfall हुआ on the surface having various of shade over it, like this is the tree, this is the some plants, this is the little storage, so this is the called precipitation, this is a precipitation, you can say उसका एक फॉर्म है rainfall। उसके बाद में जो वाटर यहाँ पर फॉल हुआ, सारा का सारा वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं होगा, कुछ वाटर क्या होगा, रन ऑफ भी हो जाएगा एंड दिस आर द स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम्स में जाके मिल जाएगा, तो दिस आर द रन ऑफ। ये सारी कहानी रन ऑफ की हुई, इसका एक पूरा साइकिल है, वी विल सी इट इन अ डिटेल वे। तो अगला टॉपिक वही है। थर्ड पॉइंट इज hydrological cycle, not a third point directly, we will mention it। third point is hydrological cycle। so what is hydrological cycle, इसको मैं थोड़ा फिगर मैंने इसके लिए कुछ लिए हैं सोर्सेज के लिए, ताकि मैं इसको यहाँ से आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये सारी कहानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को वाटर साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रो हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं है, वी आर नोन कि हाइड्रो रिलेवेंट है वाटर से। सो पहली बात तो ये दिस इज प्रेसिपिटेशन, यू कैन सी ओवर हियर। अब प्रेसिपिटेशन का एक टाइप यू कैन सी इन रेनफॉल। रेनफॉल हुआ, देयर इज अ प्रेसिपिटेशन ऑन द अर्थ। कुछ पहाड़ होंगे, पेड़ होंगे, कुछ प्लांट्स होगा और हमारा कुछ सरफेस रहा होगा। जब वाटर हमारे पास अर्थ पे आया और वाटर ट्रीज पे आया, या फिर वाटर जो है ट्रीज पे आया, या फिर ट्रीज ने कुछ पानी रूट से लेकर और वापस से एटमॉस्फेयर में डिस्पोज कर दिया थ्रू द इवेपोरेशन, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, पहले टर्म उठाते हैं, ट्रांसपिरेशन।
ये हमारा ट्री है, प्रेसिपिटेशन हुआ, रेनफॉल हुआ, तो होगा क्या, सम ऑफ द रेनफॉल का ऑब्स्ट्रक्शन हमारा ट्री भी करेगा। सो सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द रेन वाटर बीन कंज्यूम्ड बाय द ट्री और सम काइंड ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड बाय द ट्री। अब ये जब वापस से एटमॉस्फेयर में जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी कि ट्रांसपिरेशन एक तरह का इवोपरेशन ही है, लेकिन इवोपरेशन हो रहा होता है हमारा वाटर से। ये हमारी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी से पानी एटमॉस्फेयर में जा रहा होता है, वी विल से इट इवेपोरेशन, हम इसको इवेपोरेशन कहेंगे। लेकिन जब हमारा रेफरेंस यानी कि यहाँ पे जो वाटर बॉडी था, ये रेफरेंस चेंज हो गया है ट्री के अंदर, तो ट्री पर अब जो वाटर प्रेसिपिटेट हो रहा है और वाटर वापस से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, या फिर कहें कि सर्कल में जा रहा है, साइकिल में जा रहा है, उसको हम कह देंगे ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन बन गया है, अब ये इवेपोरेशन नहीं रहा है। तो टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। सो फर्स्ट द ट्रांसपिरेशन, सो वी कैन सी दैट ट्रांसपिरेशन ओवर हियर। नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन मैंने बता दिया है, दिस आर द वाटर बॉडीज, यू कैन सी ये पानी है। अब जो पानी एटमॉस्फेयर में जा रहा है, इसको हमने कहा इवेपोरेशन। देखो रेफरेंस चेंज हुआ, टेक्निकल टर्म चेंज हो गया, जो पीछे का पर्सपेक्टिव है वो सेम है। इवेपोरेशन भी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर का जाना है, द ट्रांसपिरेशन भी वाटर का जाना है, लेकिन वाटर जा कहां से रहा है, रेफरेंस क्या है, उसके बेसिस पर हमारी टेक्निकल टर्म भी चेंज हो गई। इसके अलावा here it's not mentioned, but in the next figure I think it's mentioned, there is some depression out there, surface पर कुछ डिप्रेशन होगा और पानी वहां पर भी फिल आउट हो जाएगा, like this lake, this is the lake। लेक क्या है, लेक भी एक टाइप का डिप्रेशन स्टोरेज है, विल से इट डिप्रेशन स्टोरेज। अब डिप्रेशन स्टोरेज क्या होता है, सेम लाइक दिस थिंग यू कैन सी ओवर हियर, कि यहाँ पे वाटर स्टैग्नेंट क्यों हुआ, वाटर रुका क्यों, वाटर फ्लो क्यों नहीं हुआ, तो वाटर इसलिए रुका बिकॉज देयर इज अ ओपन स्पेस अवेलेबल फॉर द वाटर टू बी स्टॉप ओवर हियर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है ताकि वाटर आ सके, कहां से आ रहा है वो एक अलग पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, लेकिन वाटर आ सके, रुक सके, दैट इज कॉल्ड अ डिप्रेशन स्टोरेज। अब डिप्रेशन स्टोरेज का एक टाइप लेक है, डिप्रेशन स्टोरेज का एक टाइप छोटा भी हो सकता है, डिप्रेशन स्टोरेज बड़ा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिप्रेशन स्टोरेज, द वाटर आया और वाटर यहाँ पे स्टेगनेंट हो गया, आके रुक गया, दैट इज नॉन एज डिप्रेशन स्टोरेज। और डिप्रेशन स्टोरेज का दूसरा नाम अलग अलग टर्म में हमने रख दिया, फर्स्ट टर्म में लिखा लेक, दिस इज अ लेक। अब ये लेक से पानी सीपेज होकर, दिस इज सीपेज होकर पानी जो है हमारे ओशन में चला गया, फिर वापस से दूसरे ग्राउंड वाटर में भी मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, परमेबिलिटी कैसी है। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, दो टर्म्स हैं, परमेबिलिटी और सीपेज, तो दोनों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज द सीपेज, बेसिक टर्म्स हैं, वी विल सी कि ये मतलब क्या होता है। तो सीपेज का मतलब क्या है, ये हमारा कोई भी एक प्रोफाइल है और ये सारा सॉइल भरा हुआ है इसमें, इट्स वेल अंडरस्टूड कि यहाँ पे सारा सॉइल है, आई एम राइटिंग ओवर हियर। तो होगा क्या कि सपोज दिस आर हैविंग सम वाटर हेड, ये कोई वाटर हेड यहाँ पर है और यहाँ पर भी कोई ना कोई वाटर हेड अवेलेबल है, तो हमको आसानी से बात देख सकते हैं कि दोनों वाटर हेड के बीच में प्रोबेबल डिफरेंस अवेलेबल है। ध्यान से समझना, सीपेज, परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन, परमेबिलिटी सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें सब में फर्क है, और वो क्या फर्क है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सीपेज का मतलब क्या है कि जब वाटर सॉइल में पेनिट्रेट हो रहा है, सॉइल से थ्रू फ्लो कर रहा है, वो फ्लो हो रहा है अगर हेड डिफरेंस की वजह से, दिस इज नॉन एज सीपेज, उसको हम सीपेज कह देंगे कि वाटर इज सीपिंग आउट द सॉइल मीडियम। अगला जो टर्म है, तो थर्ड टर्म, आई चेंज द पेन, दैट इज अ परमेबिलिटी। तो फिर परमेबिलिटी में फर्क क्या है, वी आर टेकिंग आउट ईच एंड एवरी पॉइंट, जस्ट हैव पेशेंस। वापस से मैं साइकिल पर लौट के आऊंगा। परमेबिलिटी का मतलब क्या है, तो परमेबिलिटी प्रॉपर्टी है, परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, जिसके थ्रू विच वाटर पासेस। अब ये इसका मतलब क्या है, जनरल पर्सपेक्टिव परमेबिलिटी का क्या है, उसको हम डे टू डे लाइफ में देख रहे होंगे, देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं, इट विल क्लियर ऑल द थिंग्स। सपोज दिस इज एनी मेटल, ये कोई मेटल है, ओके, वी आर कनेक्टिंग इट एनी काइंड ऑफ वोल्टेज, हमने इसको एक वोल्टेज दिया, वी आर सप्लाइंग द करंट ऑफ करंट,
वोल्टेज डिफरेंस होगा, करंट विल बी फ्लो आउट। अगर इस मेटल में हम ये कह रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग, तो करंट कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से फ्लो कर रहा है? तो रीजन निकल के आता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो मेटल में करंट का फ्लो होना एक प्रॉपर्टी है कि अगर मेटेलिक हमारा कोई है सब्सटेंस है, आयनिक अगर बॉडी है तो करंट फ्लो होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब प्लास्टिक है तो प्लास्टिक है, नॉन मेटेलिक आइटम है, तो प्लास्टिक है, नॉन मेटेलिक आइटम है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। वाटर है, मोस्टली वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? आप वाटर को रखोगे वो कोई भी शेप गेन कर लेगा उस पॉट की या फिर उस यूटेंसिल की, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी इज इनहेरेंट टर्म, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसको कि आप कभी चेंज नहीं कर सकते। सेम लाइक द परमेबिलिटी। अगर सॉइल है इसका मतलब उसमें वॉइड्स होंगे, सॉइल है इसका मतलब उसमें वॉइड्स होंगे, अगर वॉइड्स नहीं है तो वो सॉइल नहीं है, वो रॉक है। सॉइल है उसका मतलब उसमें वॉइड्स होंगे, अगर वॉइड्स हैं, सेम लाइक दिस थिंग, अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो होगा, सॉइल है तो वॉइड्स है, वॉइड्स है तो वाटर फ्लो होगा। तो इसको बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इस टर्म्स को बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो ये सॉइल की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वाटर फ्लो करता है। अब वाटर फ्लो कैसे भी कर सकता है, थ्रू द परकोलेशन, थ्रू द सीपेज, थ्रू द इन्फिल्ट्रेशन, वो अलग मीडियम हो सकता है, लेकिन वाटर फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सॉइल है। इस प्रॉपर्टी को हमने कहा परमेबिलिटी। अगर मैं कहूं कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर वाटर को डालो फ्लो नहीं करेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी है फ्लो ना होना, क्योंकि उसके पास परमेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये आई थिंक क्लियर हुआ कि परमेबिलिटी का मतलब क्या निकल रहा होता है। अब वापस से लौटते हैं हमारे साइकिल के ऊपर। सो दिस अ थिंग, दिस अ परकोलेशन, वाटर बीन सीपिंग आउट थ्रू द सॉइल, कोई सी डायरेक्शन में सीप कर रहा होगा, इस तरह से सीप कर सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज अ परकोलेशन, उसको हमने परकोलेशन कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डन, दिस इज द सन। तो सन एक एनर्जी है जो सारा वाटर साइकिल को बैलेंस कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब ध्यान से समझना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या है कि जो रेन हुआ अलग अलग स्टोरेज में गया, अलग अलग फॉर्म में गया, फॉर्म में जाने के बाद वापस से एटमॉस्फेयर में गया, यानी कि आना और जाना दोनों को कंबाइंडली मिलकर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का है। वाटर का एटमॉस्फेयर से आना अलग अलग फॉर्म में और फॉर्म से वापस से जाना, इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। अब होता क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सारी चीजें चल क्या रही हैं। आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस थिंग्स और वापस से थोड़ा सा डिटेल में चीजों पर पर्सपेक्टिव देखेंगे। ओके, सो या दिस द ओशन, ये ओशन है, ओशन में खूब सारा पानी भरा हुआ है। तो ओशन से क्या हुआ कि पानी जब इवोपरेट हुआ थ्रू द सन, सन ने एनर्जी दी है। तो ध्यान से समझना बातों को, हर कुछ चीज अपने आप नहीं हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर काम कर रहा है। तो सन की एनर्जी से वाटर में कुछ ना कुछ एनर्जी मिली। जब वाटर को एनर्जी मिली इतनी कि वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, अभी वो लिक्विड में है, अब वो जाना जा रहा है गैसेस फेज के अंदर या वेपोरेशन फेजेस के अंदर। तो वाटर को एनर्जी दी सन ने और ये एनर्जी को ये डिक्टेट कर रहा है, ये जा रहा है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब ये सब पार्टिकल जा रहे होंगे तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होंगे, और ये जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होंगे और कंडेंस हो जाएंगे, इसको हम बोल देंगे कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, या फिर कह देंगे क्लाउड का फॉर्मेशन। तो ऐसे क्लाउड बन जाता है। वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हुई, अलग अलग वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हुई, यहां पर टेम्परेचर अलग है, देयर इज अ डिफरेंट टेम्परेचर, यहां पे एनर्जी अलग थी, एनर्जी के थ्रू पानी एटमॉस्फेयर में गया, अब उसका टेम्परेचर रीजन चेंज हो गया है बिकॉज वो अलग डेफिनेशन, अलग स्टेट में आ चुका है। उसके कारण अब अगर ये कंडेंस होगा, ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, देयर इज अ फॉर्म ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, तो क्लाउड बन जाएंगे। अब क्लाउड फॉर्मेशन हुए ओशन के ऊपर। अब सवाल ये है कि जब क्लाउड फॉर्मेशन ओशन के ऊपर हुए हैं तो क्लाउड यहां कैसे आ गए? तो उसका रीजन चल रहा है विंड के ऊपर। तो जब क्लाउड यहां पे बने ओशन के थ्रू, जब क्लाउड यहां पे बनना स्टार्ट हुआ तो विंड अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अब किस डायरेक्शन मूव कर रही होती है वो डिपेंड करेगा कि वहां की टोपोग्राफिक कंडीशन कैसी है और किस दिन पर विंड की डायरेक्शन कैसी थी। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल थिंग कि डायरेक्शन और वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रही होगी। तो मूव किया तो ये जो कुछ है, कुछ क्लाउड्स यहां पे आ गए। अभी क्लाउड ने रेन कर दिया, प्रेसिपिटेशन के थ्रू रेन हुआ। अब रेन क्यों हुआ उसका भी एक रीजन है।
जब ये कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन बढ़ा, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो गया, बहुत ज्यादा पानी के पार्टिकल इकट्ठा हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने एक कहानी पढ़ी हुई है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स इट्स स्टेबल कंडीशन। हर एक ऑब्जेक्टिव अपनी एक स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। सेम इसके साथ में होगा, जब वाटर इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा कि ये अब उस फॉर्म में, अब सरफेस पर अपनी जगह पर रह नहीं पाएगा, तो अपने वेट के कारण अब ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो अब ये वाटर ग्राउंड पे आना स्टार्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब ये ग्राउंड पे आया हुआ है, कुछ वाटर सरफेस से रन ऑफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं रन ऑफ या ड्रेनेज। वो ना ही परकुलेट करेगा ना सीप करेगा, वो सीधा सरफेस पर आकर और अलग अलग सोर्सेज में मिल जाएगा, या फिर अलग अलग टेम्परेचर स्टोरेज, या फिर वाटर, या फिर ट्रीज, अलग अलग फॉर्म में चला जाएगा। उसको बोल रहे हैं रन ऑफ या फिर ड्रेनेज। अब ये रन ऑफ ड्रेनेज के बाद में एक चीज और यहां पे मिस हो गई है, वो है इंटरसेप्शन लॉसेस। उसको थोड़ा सा मुझे बता देना है, देन वी विल प्रोसीड आउट। सो रन ऑफ, पहले तो रन ऑफ लिख देते हैं, रन ऑफ या ड्रेनेज। और पांचवा पॉइंट जो है दैट इज इंटरसेप्शन लॉसेस। इंटरसेप्शन, तो इंटरसेप्शन लॉसेस क्या है, इंटरसेप्शन क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जब रेन आ रहा होता है, दिस इज अ रेन या दिस इज अ प्रेसिपिटेशन, दिस इज वन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल है। जब रेन वाटर आ रहा होता है, हमारा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ये है कि रेन वाटर ग्राउंड में चला जाए, बिन सीपिंग आउट, बिन परकुलेशन, ग्राउंड में चला जाए, और जाने के बाद एक नेचुरल बॉडी, वाटर बॉडी में चला जाए। हमारा पर्सपेक्टिव होता है, एक यूनिट ले रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। सपोज करो कि 5 यूनिट का रेनफॉल हुआ, अब ये यूनिट लिखा है मैंने, कोई इसका यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया है, 5 यूनिट का रेनफॉल हुआ। हम ये चाहते हैं कि 5 यूनिट का जब रेनफॉल हो, 5 यूनिट का जब रेनफॉल हो, तो हम ये चाहेंगे कि पूरा का पूरा 5 यूनिट हमारे पास मिल जाए हमें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब वो 5 यूनिट अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ तो सीधा जब रेन आ रहा होगा ग्राउंड पर, वो वहीं से इवोपरेट हो जाएगा। कुछ होगा जो ट्रीज है, ट्रीज के थ्रू वो आपस से ट्रांसमिट हो जाएगा। इसके बाद में कुछ है जो अलग अलग डिप्रेशन स्टोरेज में इकट्ठा हो जाएगा, कुछ अलग जगह स्टोरेज इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन ऐसा रहा होगा जो ना तो इकट्ठा होगा, ना इवोपरेट होगा, और ना ही सीप करेगा, वो ग्राउंड वाटर पे इकट्ठा हो जाएगा। दैट इज नोन एज रन ऑफ, इसको हमने कहा रन ऑफ। और कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा जैसे कि ये, जैसे ट्रीज आया, या फिर कोई सपोज करो कि बिल्डिंग रहा, कोई स्ट्रक्चर रहा। अभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमारा एग्जांपल है आर्टिफिशियल लॉसेस का, और ये हमारा एग्जांपल है नेचुरल लॉसेस का। तो वाटर आया, अब वाटर हमारे ग्राउंड में सीप नहीं किया है, वाटर हमारे स्ट्रीम में नहीं मिला है, वाटर अब हमारे स्ट्रक्चर पर ऊपर रुक गया है, या फिर ट्री के थ्रू ही इवोपरेट हो चुका है। तो इन्हीं दोनों लॉसेस को कहा था इंटरसेप्शन लॉसेस, जो ना तो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही सीपेज में, या फिर कहें कि ग्राउंड वाटर टेबल में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे लॉसेस जो कि प्रेसिपिटेशन होने के बाद में सरफेस पर आते तो हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर में, टेबल में, या फिर रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ऐसे लॉसेस को हम कहते हैं इंटरसेप्शन लॉसेस। ऐसे लॉस हमारे इंटरसेप्शन लॉसेस कहलाते हैं। सो आई हैव क्लियर्ड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, लेकिन फिर भी एक और फिगर है जो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। सो दिस द अगेन द साइकिल द सेम, दिस द ओशन से वाटर गया, इवोपरेट हुआ ओशन से। आफ्टर बीन इवोपरेटिंग अगेन एंड अगेन, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कंडेंस होगा और अपनी विंड के कारण, या कुछ विंड फॉर्मेशन हुआ, विंड के कारण अलग अलग फॉर्मेशन में ही मूव करेगा, और जाने के बाद में ये अब लैंड पे आ जाएगा। सो दिस यू कैन सी, दिस इज द रन ऑफ, दिस इज नोन एज सरफेस रन ऑफ। क्यों? क्योंकि सरफेस पर है, नाम में लिखा हुआ है, दिस इज सरफेस रन ऑफ। अब ये सरफेस रन ऑफ कुछ हद तक ये हमारा है फ्रॉम द वाटर बॉडी, वाटर सरफेस या डिप्रेशन स्टोरेज, वाटर में मूव कर गया। दिस इज इन्फिल्ट्रेशन which is seep water from the ground surface, that is not infiltration। और बाद में हमारा बॉडी कुछ परकुलेट कर गया है, डीपरकुलेशन में कुछ इन्फ्लेटेड कर गया है, इन्फ्लेटेड के बाद में ओशन में जाके मिल गया है। कुछ पोर्शन देखते हैं सरफेस रन ऑफ से वापस से ओशन में मिल गया है, या फिर कुछ पोर्शन जो है डायरेक्टली इवोपरेट हो गया है, इवोपरेशन फ्रॉम द सॉइल। तो अलग अलग कहानियां हैं, वाटर की अलग अलग फॉर्म है, और उनका एक पूरा का पूरा एक इमेज आपके सामने रख दिया है। सो ये जो कंप्लीट साइकिल है, फ्रॉम हियर द वाटर कम्स एंड फ्रॉम द ओशन अगेन वाटर कम्स टू द एटमॉस्फेयर। इस पूरे साइकिल को, इस पूरे वाटर के साइकिल को कहते हैं हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।
अभी एक एक एस्पेक्ट डिटेल में उठाएंगे, लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस इसके ऊपर था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे है, कि कैसे रेन आ रहा है, अलग अलग जगह कैसे जा रहा है, अलग अलग डेफिनेशन क्या है और उनकी अलग अलग कहानियां क्या है. सो दिस इज अ थिंग. ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड कि कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पर हम प्रोसीड करें. सो नेक्स्ट वन इज वाटर बजट इक्वेशन. वाटर बजट इक्वेशन. अब वाटर बजट इक्वेशन क्या है? कोई भी नई टर्म नहीं है. वाटर बजट इक्वेशन क्या कहती है कि जितना पानी आया है उतना ही पानी जा रहा है. लाइक जितना पानी आया है उतना ही पानी हमारे पास जा रहा है. हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लॉसेस बीच में हो गए होंगे, उन लॉसेस को भी हम कंसिडर कर लेते हैं. तो जितना पानी आया है प्लस लॉसेस जो है और जितना पानी गया है वो सब चीज, ये तीनों चीजें क्या है आपस में कांस्टेंट है. तो ये वाटर बजट इक्वेशन बता रही होती है. तो एक्चुअल में इसकी जो इक्वेशन है वो ये है वी आई माइनस वी ओ इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज. अब ये क्या है? वी आई है इनफ्लो वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इनफ्लो वॉल्यूम ऑफ वाटर. वीओ है आउटफ्लो वॉल्यूम ऑफ वाटर, और जो डेल्टा एस है वो है चेंज इन स्टोरेज. अब इसका पर्सपेक्टिव क्या है जनरली मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूंगा, ये सारी चीजें आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगी मोस्टली. तो पहला तो ये है कि वाटर बजट इक्वेशन जो है ये मास कंजर्वेशन पर बेस है. अब क्यों है मास कंजर्वेशन पर बेस, वो भी चीज देखेंगे. ईच एंड एवरी पॉइंट आई विल क्लियर. पहली बात तो मास कंजर्वेशन पर डिटेक्टेड आउट है. देखते हैं कि कैसे कहानी चल रही होगी. एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू सब चीजें क्लियर करने की कोशिश करते हैं. सपोज करो आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ एनी वाटर बॉडी. दिस इज एन वाटर बॉडी. इसमें पानी है सपोज करो 5 सेंटीमीटर. मैं यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर ही लेके चल रहा हूँ, यूनिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है. यहाँ पे जो वाटर बॉडी है 5 सेंटीमीटर. अब हुआ क्या, सपोज करो कि रेन आया, रेन हमारा हुआ सपोज करो कि 4 सेंटीमीटर का इनपुट है, और बाद में इवेपोरेशन भी होता है. सो इवेपोरेशन भी हुआ, 2 सेंटीमीटर का इवेपोरेशन हुआ, 2 सेंटीमीटर का इवेपोरेशन हुआ, यानी कि ये जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ये आउट है, ये इन है. यानी कि जब रेनफॉल आएगा तो हमारा इनफ्लो के अंदर है, वो हमारे सरफेस पर अंदर आ रहा है, तो दिस इज नोन एज इनफ्लो. और जब वो सरफेस से जा रहा है दैट इज नोन एज आउटफ्लो. अब मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि कितना पानी आया, 4 का पानी आया, दैट इज अ 4 वाटर इन. कितना पानी गया, 2 का वाटर गया. सो +2, 4 - 2 क्या होगा +2. इसका मतलब ये है कि अब जो चेंज इन स्टोरेज होगा वो कितना होगा, ये 5 से हो जाएगा 7. 5 + 2 ये 7 हो जाएगा. यानी कि अब हमारा जो न्यू लेवल होगा वो ये रहा होगा. और ये जो 2 है, ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो के कारण चेंज हुआ है. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि एक्चुअल में हमारा स्टार्टिंग में वाटर लेवल 5 सेंटीमीटर था. दिस इज ना वाटर लेवल, ओहो सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा. दिस इनिशियल वाटर लेवल, फर्स्ट स्टेज. वाटर आया, ये हमारा एक वाटर बॉडी है जिसमें 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक पानी रखा हुआ है. अब मैंने वाटर के स्टोरेज को डेप्थ के टर्म में रिपोर्ट किया है. आप वॉल्यूम के टर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है. व्हेन यू गेटिंग दिस एरिया यू आर मल्टीप्लाइंग, यू आर गेटिंग द वॉल्यूम टर्म. मैं अभी डेप्थ के टर्म में रिपोर्ट कर रहा हूँ, अलग अलग टर्म है रिपोर्ट करने का. अब हुआ क्या कि जब वाटर आया इनफ्लो, सपोज करो कि 4 सेंटीमीटर का वाटर इनपुट आया और 2 सेंटीमीटर का आउटपुट है, इवेपोरेशन है, ट्रांसमिशन है, लॉसेज है, जो भी कुछ है, एनीथिंग इट कुड बी. तो इनफ्लो हुआ 4 सेंटीमीटर का, आउटफ्लो हुआ 2 सेंटीमीटर का. तो क्या होगा, वैसी बात है कि जब 4 का पानी आया 2 का गया, इसका मतलब +2 बचा हुआ है. अब वो +2 कहां जाएगा, वो +2 इसकी डेप्थ को बढ़ा देगा. ये इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, यानी कि मास कंजर्वेशन कहते हैं. कि हमारा जो मास है इनपुट आउटपुट का वो तो कंजर्व रहेगा. जो 2 सेंटीमीटर वो पानी कहां जाएगा, वो तो कंजर्व रहेगा ना. तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा
कि वो इसके स्टोरेज को बढ़ा देगा, इनकी वो क्या है, चेंज इन स्टोरेज है। अब ये इक्वेशन वापस लौट के आओ, ये वही इक्वेशन बता रहा है कि जितना पानी आया जितना पानी गया वो क्या है, चेंज इन स्टोरेज है। हाँ ये अलग बात है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अब ये 4 जो 4 सेंटीमीटर का वाटर आ रहा है, इसको वापस मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा वाटर स्टोरेज है, सपोज 5 सेंटीमीटर किसकी डेप्थ है। अब वाटर जो आ रहा है इनफ्लो में, हो सकता है कि वो 2 सेंटीमीटर का रहा हो, आउटफ्लो में सपोज 5 सेंटीमीटर का रहा है। अब क्या होगा, अभी होगा कि 2 का पानी आया है, 5 इज बीन आउट, सो चेंज इन स्टोरेज होगा -3। तो ये -3 का मतलब क्या है, -3 कहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, यानी कि अब जो हमारा नया वाटर लेवल होगा वो जाएगा 5 -3 यानी कि 2 सेंटीमीटर का नया लेवल होगा। ये हमारा 2 सेंटीमीटर का नया लेवल होगा। ये हमारी वाटर बजट इक्वेशन एग्जांपल है इसका, ठीक है। सो व्हेन यू विल रिविजिंग ऑफ द थिंग्स, सो आपको ये चीजें पता लग जाए। ये इतनी सी चीज है, इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग लिख के बताया है, तो बहुत ज्यादा कुछ इस पर समझने वाली बात नहीं है। तो ये सारी कहानियां जो कि हमें निकलने को मिल रही होती है। अब ये इनफ्लो आउटफ्लो की टर्म तो समझ में आती है, लेकिन इनफ्लो और आउटफ्लो का टर्म क्या है, व्हाट इज मीन बाय आउटफ्लो, अब मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो वाटर बजट इक्वेशन can be analyzed by this format, ठीक है। वाटर बजट इक्वेशन को इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हमने कहा था कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज डेल्टा एस। अब इनफ्लो में होगा हमारे पास में प्रेसिपिटेशन, ये इनफ्लो होगा, और आउटफ्लो में क्या हो सकता है, रन ऑफ हो सकता है, रन ऑफ हो सकता है, इसके अलावा इवोपरेशन हो सकता है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है, या फिर इवोपर ट्रांसपिरेशन हो सकता है, जो भी है ये हमारा बेसिक टर्म है, और ये हमें देंगे चेंज इन डेल्टा एस देंगे, और ये हमारा मोस्टली इसी पर बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। P इज द प्रेसिपिटेशन, R इज द रन ऑफ, इज द इवोपरेशन, और रन ऑफ क्या है, इवोपरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दी है। ट्रांसपिरेशन, डेल्टा एस इज चेंज इन स्टोरेज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो यूनिट है सबकी वो सेम रखनी है आपको। अगर ये प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में है, अगर ये सेंटीमीटर में है, तो ये सारा भी सेंटीमीटर में चलेगा, और आपका डेल्टा एस भी सेंटीमीटर में निकल के आएगा। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में रहेगा, और ये भी फिर मीटर में ही निकल के आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान से देख लेनी है कि आपकी यूनिट जो है वो कंजर्व रहे, क्योंकि यहाँ पे मास कंजर्वेशन चल रहा है, तो यूनिट का भी सेम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये सारी कहानी थी हमारी बेसिक कि किस तरह से हमारा वाटर आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, किस तरह से फ्लो हो रहा है। अब एक छोटा सा डेटा देख लेते हैं वर्ल्ड वाटर बैलेंस का। वर्ल्ड वाटर बैलेंस की जो ओवरऑल जो वाटर है वर्ल्ड में वो किस तरह से आ रहा है, उसका एक छोटा सा डेटा क्या है और किस तरह से जा रहा है। सो ओके, आई हैव टू चेंज द कलर, सॉरी। दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर in the world is estimated। यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड लिखा है, तो एस्टिमेटेड का मतलब क्या है कि अप्रोक्स है, ये चीज समझने वाली है, ठीक है। इज एस्टिमेटेड एज 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। टोटल जो वाटर है सरफेस पर वो इतना मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स में है। अब देखो यूनिट जो है मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है 95% ऑफ दिस वाटर इज सैलाइन इन नेचर।
जो 95% वाटर है वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, ठीक है। सो थस ओनली 35 मिलियन किलोमीटर क्यूब ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। इतना वाटर हमारे पास है जो फ्रेश है, वो अवेलेबल है अलग अलग पर्सपेक्टिव में। अब इसमें भी जो 10.6 मिलियन क्यूबिक मीटर है वो लिक्विड है और फ्रेश है, लिक्विड है और फ्रेश है, यानी कि ये हमारे काम का है। और जो बाकी वाटर है, अगर इसको माइनस करूँ 1 तो निकल के आता है 24.4। तो 24.4 मिलियन किलोमीटर क्यूब जो वाटर है, अभी मैं बात कर रहा हूँ मिलियन किलोमीटर क्यूब नहीं, वॉल्यूम मीटर में बात कर रहा हूँ। ये वाटर हमारा क्या है, फ्रोजन स्टेट में है। फ्रोजन स्टेट में लाइक जो फ्रोजन का मतलब क्या है, लाइक जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस है, इस टर्म में जो आइसबर्ग्स हैं, उनके टर्म में जो वाटर है वो जो हमारे पीने लायक है, जो फ्रेश वाटर है, नॉन सलाइन वाटर है, लेकिन वो फ्रोजन स्टेट में है। तो ये जो वाटर है वो इतना है। तो ये एक छोटा सा डेटा है आपको मैंने दिया है, और इसका जो रेफरेंस है मैं लिख देता हूँ, रेफरेंस इज यूनेस्को। डायरेक्टली कई क्वेश्चन बनते भी है, नहीं भी बनते, दोनों ही बातें हैं। सो जो भी कुछ है आप जस्ट राइटिंग ओवर हियर, आप डायरेक्टली यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो दिस इज अ थिंग आई वाज टेलिंग आउट। अब छोटा सा एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, फिर आज की कहानी को खत्म करते हैं। कल से डिटेल में इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि कैसे चीज़ें डिटेल में चल रही होंगी। सो अगर मैं छोटा सा हिस्ट्री दूं इसका, हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलॉजी, तो हाइड्रोलॉजी कोई एक नया सब्जेक्ट, नया टर्म नहीं है कि जिसको हम पहली बार आज पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टर्म से हमने देखा है कि बहुत अच्छे से उन्होंने कैनाल्स को, वाटरवेज को, डैम्स वगैरह जो स्ट्रक्चर थे उनको बनाया हुआ था बहुत पहले से, ठीक है। कैनाल, डैम, ये सब चीजें पहले से बनी हुई थी फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस किए हैं। जैसे पहले के जो डैम थे, आज के डैम में हम रेनफोर्समेंट बार लगा के इम्प्रूव कर दिया है। जो कैनाल थे आज के टाइम में मोर स्मूथिंग, मोर लेयर लॉसेस को थोड़ा कम करने की कोशिश की, कुछ कैनाल्स को हमने और प्रोटेक्ट भी कर दिया है। अलग अलग साइजेस, अलग अलग वेरिएशन में देखे गए, डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज करने की थोड़ी बहुत चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो आइडिया है, ओरिजिन जो है, वो सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से था। तो वाटर हालांकि एग्जिस्टेंस है लाइफ का चीज़ों पर, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस मिल रहा होता है हमें सिविलाइजेशन में अलग अलग पर। तो अलग अलग हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पर ये चीज़ें पहले भी रही थी, और इसका अलग अलग जगह पर जिक्र भी है। सो ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, वी आर टॉकिंग इट अबाउट, और ये बहुत पहले से हमारे टर्म्स में चल रही होगी। सो दिस अ थिंग। तो ये हमारा हाइड्रोलॉजी रहा है, और इसका एक चीज़ और देख लेते हैं हिस्ट्री के बाद में। लिखिए, आप लिख देते हैं एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। तो हाइड्रोलॉजी जो है मोस्टली वाटर रिसोर्स डिजाइनिंग प्रोजेक्ट को डील करने में यूज कर रहा होता है, जैसे कि इरिगेशन पर्सपेक्टिव में, वाटर सप्लाई पर्सपेक्टिव में, फ्लोड कंट्रोल में, नेविगेशन में, इन चीज़ों में इसके एप्लीकेशन देखने को मिल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट इज इरिगेशन। और ऐसी बात है, इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग डैम, एनी काइंड ऑफ कैनाल, ऑल द थिंग्स ओवर देयर, उनका फ्यूचर में पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में आप इस चीज़ को देखा होगा। वाटर सप्लाई, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ लार्ज रिजर्वायर और डैम और वाटर बॉडी स्ट्रक्चर्स समहाउ। आज के टाइम में वाटर हार्वेस्टिंग जैसे टर्म्स भी इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं। सो वी कैन यूज इन रिफ्लेक्टिंग इट आउट देयर, एंड जो वाटर स्टोरेज है उसको भी हम अलग अलग यूजेस में यूज कर सकते हैं। वाटर सप्लाई के बाद में अलग पर्सपेक्टिव है वाटर पावर। तो वाटर पावर, ये सारी कहानियां आप देखते होंगे आपके एफएम के पार्ट में। हाइड्रोलिक मशीन, आप वहां पे देखते होंगे कि यू आर यूजिंग द टर्बाइंस, ऑल द थिंग्स ओवर हेड, और सब रन कर रहे होंगे वाटर के बेसिस पर। और वाटर स्टोरेज कहाँ पर है, वाटर स्टोरेज कहाँ पर हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, किस ग्राउंड पर, सरफेस पर हो रहा है, वाटर आ कहाँ से रहा है, वो सारी स्टडी जो है वो हाइड्रोलॉजी का ही पार्ट है। तो वाटर पावर में नेक्स्ट इज नेविगेशन। नेविगेशन लाइक
टूरिस्ट प्लेस पर, जैसे कि आपने शिप चला दी, नाव चल रही है अलग अलग पर, कुछ और वाटरवेज का आप यूज कर रहे हो, ऑल द वाटरवेज आर यूजिंग दिस वे, तो आप उससे भी इसका यूज कर सकते हो हाइड्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोलॉजी। सो आज इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। कल से हम डिटेल में और चीज़ों को और डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। वी विल रेफरिंग द प्रेसिपिटेशन टुमारो। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा एंड वी आर यूजिंग ऑल द डिटेल्स एस्पेक्ट ऑफ इट। और जो आज की टुडेज न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं सीरीज का, वो मैं अलग से एक वीडियो में बना दूंगा, यानी कि जो इस चैप्टर के आज के लेक्चर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बन जाएगा, उसमें केवल न्यूमेरिकल ही रहेंगे। सो कल जो है प्रेसिपिटेशन से हम स्टार्ट करेंगे, प्रेसिपिटेशन से, एंड वी विल गो इन द डिटेल वे कि प्रेसिपिटेशन क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या क्या है, और जहाँ से हमारा सब्जेक्ट जो है डिटेल वे में स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट मिस टुमारोज लेक्चर्स। आज का जो लेक्चर था जस्ट रेफरेंस लेक्चर्स और एक स्टार्टिंग थी कि हाँ वी आर स्टार्टिंग द हाइड्रोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ देयर। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू टुमारो। थैंक यू।